सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जीटी विष्णुगुप्ता आईएएस एकेडमी इंदौर। मैं सचिन शर्मा आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, परफेक्ट 14 करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बीते दिनों में और आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहे हैं, जहां से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को हम यहां पर आज देखने वाले हैं। प्रश्न यहां पर पूछ रहा है कि हाल ही में हर्मिट चर्चा में था, हर्मिट क्या है? तो एक हर्मिट आप जो हैं आपने पढ़ा होगा, ये आपका किससे? इतिहास से। और इतिहास में भी आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका INC से रिलेटेड है। इससे INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, प्रश्न पर हम वापस लौटेंगे, चिंता मत कीजिए, प्रश्न पर लौटेंगे। लेकिन इसको भी हम समझते हैं कि एक व्यक्ति था जिसे शिमला का संत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिमला का संत। जिसे अंग्रेजी में क्या पढ़ा? ये सेंटेंस हिंदी मीडियम वालों को भी पेपर में हर्मिट ऑफ शिमला, क्या हर्मिट ऑफ शिमला आता था। ठीक है, तो इसको पहले हम इसका इतिहास भी जान लेते हैं, फिर प्रश्न पर लौटेंगे कि हाल ही में वाला जो हर्मिट है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये थे एक व्यक्ति, आप सभी को पता होगा कि 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885। ये था कौन इस समय वायसराय? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसने बोला कि भाई एक पार्टी बनानी चाहिए, और उस पार्टी को जो है किसने बनाया? इस पार्टी का सुझाव दिया किसने? इसी हर्मिट ऑफ शिमला ने, जिसे आप A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, तो ये आपके एक हर्मिट जो थे, ये आपके इतिहास से रिलेटेड है। अभी हाल ही में हर्मिट चर्चा में था। हर्मिट क्या है? ये एक स्पाईवेयर है, वायरस है, जीवाणु है, या फिर ये एक सैटेलाइट है, उपग्रह है? तो देख लेते हैं कि हर्मिट क्या है। तो हर्मिट जो है ये आपका एक स्पाईवेयर है। क्या है? स्पाईवेयर है। साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने एक स्पाईवेयर हर्मिट की खोज की है। सरकार द्वारा SMS संदेशों के माध्यम से हर्मिट का उपयोग व्यावसायिक, एग्जीक्यूटिव, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों जैसे हाई प्रोफाइल लोगों को लक्षित करने के लिए किया जा रहा है। हर्मिट संभवतः इतावली यानी कि इटली का स्पाईवेयर विक्रेता RCS लैब और टाइके लैब SRL द्वारा विकसित किया गया है। तो क्या याद रखना है प्यारे साथियों? एक हर्मिट इतिहास वाले हमें याद रखना है, और एक हर्मिट जो है हमारे, ये कौन है? ये है हमारे स्पाईवेयर, जो कि हाल ही में चर्चा में रहे हैं। क्या रहे हैं? हाल ही में चर्चा में रहे हैं। इन्हें भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। सीताराम राजू किस विद्रोह से संबंधित थे? प्रश्न बनता है परीक्षाओं में कि इस विद्रोह का संबंध किससे है, इस विद्रोह का नेतृत्व जो है ये किसके द्वारा किया गया, या फिर इस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन रहा है, और यह विद्रोह किस वर्ष हुआ था। या फिर अगर मैं PSC की बात करूं या UPSC की बात करूं, तो आपको विद्रोह दे दिए जाते हैं, उनके सामने ईयर दे दिए जाते हैं और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर उसके लिए सही जोड़ी बनाने को आ जाती है। तो इसे भी आप बहुत अच्छे से याद रखें। इस तरीके के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बनते हैं, क्योंकि 125वीं जयंती जो है ये अल्लूरी सीताराम राजू जी की मनाई जा रही है। तो ये प्रश्न अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। जैसे 1919 है ना, 1919, 1922 काकोरी कांड, जलियांवाला बाग कांड। क्या होने वाली है? 2019 में इसकी 100वीं वर्षगांठ हुई। अब 2022 में इसकी 100वीं वर्षगांठ होगी, तो यहां से प्रश्न बनेंगे।
है ना। तो इस तरीके से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बनते हैं और इनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये किससे संबंधित थे? रंपा विद्रोह से, कूका आंदोलन से, सन्यासी विद्रोह से, या फिर कोल विद्रोह से? तो देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन इसका। प्रधानमंत्री जी 4 जुलाई को आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। समारोह हो चुका है। ये स्वतंत्रता सेनानी सीताराम राजू की प्रतिमा का भी अनावरण जो है ये यहाँ पर किया जाएगा। और 1922 के रंपा विद्रोह में इन्होंने क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका जो है यहाँ पर निभाई थी। तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध रंपा विद्रोह से है। किससे है? रंपा विद्रोह से है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खालिस्तान के क्षेत्र में सहयोग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत और व्यापार और उद्योग मंत्रालय, सिंगापुर के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का प्रश्न बनेगा क्या परीक्षाओं में? नहीं, इससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुई है वहां से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बन सकता है, इसलिए इसे जानना जरूरी हो जाता है। तो हमारी जो कैबिनेट है इसने क्या किया है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सिंगापुर के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए फरवरी 2022 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्रश्न का? ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर बेस्ड रहा है ये समझौता इससे संबंधित था। अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 28 जून 2022 को कैपस्टोन मिशन को लॉन्च किया है? तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यहां से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। इसरो ने किया है, नासा ने, EU ने किया है, या फिर आपका फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? तो नासा का पूरा नाम याद रखिए। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रखिए। नासा जो है ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ ये आपको याद रखना है। 1958 जब हमारा DRDO बना, जिस वर्ष हमारा DRDO बना उसी वर्ष जो है नासा बना, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको हो जाता है इसरो और DRDO को लेके, दोनों के हेडक्वार्टर्स अलग अलग हैं और इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी अलग अलग है ना। तो थोड़ा सा इन्हें भी हमें समझना पड़ेगा। तो नासा ने क्या किया है? 28 जून 2022 को सफलतापूर्वक कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया है। अब सीधे से पूछ लेगा कि ये कैपस्टोन मिशन का संबंध जो है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो ये आपका नासा से है। किससे है? नासा से है। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। जून 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है? कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कॉमन सेंस लगा करके इसका आंसर दे पा रहे होंगे। तो ये कौन सा है? ये है आपका आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। कौन सा है? आपदा रोधी संरचना के लिए गठबंधन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सभी अन्वेषण और उत्पादन कंपनियां अब घरेलू बाजार में अपने क्षेत्रों से कच्चा तेल के बेचने के लिए स्वतंत्र होंगी। तो करेक्ट आंसर यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह रेल कर्मियों के लिए एक केंद्रीकृत वेतन प्रणाली है। इसका संचालन रेलवे लेखा कार्यालय नोएडा द्वारा किया जाएगा। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डिटेल हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका जो है आंसर होगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। ये जो पूछा है प्रश्न, इसमें इससे संबंधित ये दोनों ही तथ्य नहीं है। तो इससे संबंधित तथ्य क्या है ये हम आगे समझते हैं। तो मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA रजनीश कुमार ने किया। यह भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों के लिए केंद्रीय एकीकृत वेतन प्रणाली है। पद्मा भारतीय तटरक्षक बल के लिए कर्मियों को वेतन और भत्तों को निर्बाध रूप से समय पर वितरण करने में मदद करेगा। और
रक्षा लेखा विभाग के तत्वाधान में विकसित किया गया है। इसका संचालन वेतन लेखा कार्यालय तटरक्षक नोएडा द्वारा किया जाएगा। तो ये जो हमारा प्रश्न है कि ये आपका पेरोल ऑटोमेशन, इसका संबंध किससे है, तो ये हमने यहां पर देखा इसका संबंध किससे है। आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण नियम 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। इसने प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में एक सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान का प्रस्ताव भी रखा है। तो क्या पूछ रहा है यहां पर पूछ रहा है कि वन संरक्षण नियम 2022 से संबंधित आपके निम्नलिखित जो कथन दिए हैं इन पर विचार करना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका गलत हो जाएगा, केवल 2 जो है ये यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, सरकार ने वन भूमि के व्यपवर्तन की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय समिति जो है इसको गठन करने की मंजूरी दी है। वन संरक्षण नियम 2022 के अनुसार वन भूमि के डायवर्जन व्यपवर्तन से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा के लिए प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। अगर वन संरक्षण नियम 2022 की बात करें तो प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में एक सलाहकार समिति के गठन का भी प्रस्ताव जो है यहाँ पर रखा गया है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि हाल ही में जारी स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट 2022 के निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न बनते हैं साथियों यहाँ से, है ना, फॉरेस्ट वाली हो, ट्रॉपिक्स वाली हो, यहाँ से अगर कोई डेटा आता है या कोई डेटा रिलीज होता है तो ये प्रश्न हमारी परीक्षा में बनते हैं, यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये निष्कर्ष जो है इसके कथनों पर विचार कीजिए। तो इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में आमतौर पर ट्रॉपिक्स में कोविड के मामलों की संख्या अधिक रही है, ये पूछ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कोविड के मामलों की संख्या के अनुपात के रूप में मृत्यु दर बहुत अधिक रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। दूसरा जो है ये यहाँ पर सही है, पहला जो है यहाँ पर गलत है। तो 29 जून 2022 को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स पर स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई। तो इंटरनेशनल डे फॉर द ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है, और 29 जून को ही एक और विशेष दिवस मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए। तो दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में ट्रॉपिक्स में कोविड के मामलों की संख्या आमतौर पर कम रही है, और अगर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कोविड के मामलों की संख्या के अनुपात के रूप में मृत्यु दर देखी जाए तो बहुत अधिक रही है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश के समूह ने चीन का मुकाबला करने के लिए पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल शुरू की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, ये आपसे प्रश्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपसे प्रश्न बन जाएगा। तो कौन कौन से देश हो गए, तो सबसे पहले हो गया आपका यूएसए, फिर हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका हो गया कौन सा न्यूजीलैंड, फिर हो गया आपका जापान, और फिर हो गया यूके। तो 1 2 3 4 और 5 कितने देश शामिल हैं, 5 देश इसमें शामिल हैं। किसमें, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल में कितने देश शामिल है, 5 देश। ठीक है, अमेरिका और उसके सहयोगी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम ने प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल शुरू की है। यह 5 देशों का अनौपचारिक तंत्र है जो निकट सहयोग के माध्यम से राजनयिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देगा और प्रशांत द्वीपों को सहायता प्रदान करेगा। पहल के सदस्यों ने यह भी घोषणा की है कि वे प्रशांत क्षेत्रवाद के ऊपर उठाएंगे और प्रशांत द्वीप समूह फोरम के साथ मजबूत संबंध बनाएंगे। तो चीन का मुकाबला करने के लिए इस पहल को जो है इन देशों के द्वारा, कौन कौन से देश हैं, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है इसमें, है ना, ये सारे देश जो है यहाँ पर हैं, न्यूजीलैंड भी है। जॉर्ज फर्नांडिस की जीवनी, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है प्यारे साथियों, इसके लेखक है राहुल रामगुंडम। कौन है, राहुल रामगुंडम।
तो जॉर्ज फर्नांडिस की जीवनी जुलाई 2022 में जारी की जाएगी। इनकी जीवनी का नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ये जो है शीर्षक रहेगा इसका। इसे राहुल रामगुंडम ने लिखा है। इसमें बॉम्बे की सड़कों से लेकर संसद के गलियारे तक के जॉर्ज फर्नांडिस का सफर है। तो आपको बताना है कि हु वॉज जॉर्ज फर्नांडिस, कौन थे जॉर्ज फर्नांडिस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसरो द्वारा 3 सिंगापुर उपग्रहों को रॉकेट PSLV C-53 के साथ लॉन्च किया जाएगा। PSLV C-53 अब्दुल कलाम द्वीप हरिकोटा से लॉन्च होगा। क्या कौन सा कथन सही है? केवल एक। कौन सा? केवल एक यहाँ पर सही होगा। देख लेते हैं डिटेल इसकी। तो 3 उपग्रह जो है ये सिंगापुर उपग्रहों में PSLV C-53 से रॉकेट के साथ लॉन्च किया जाएगा। 30 जून को लॉन्च व्हीकल जो है इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का हाल ही में गठन किया गया और PSLV C-53 इस इकाई का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में याद रखिए, इसके बारे में जान लीजिए, इसके बारे में और अच्छे से पढ़िए। प्रश्न यहां से आपकी परीक्षाओं में बनेंगे। चलिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। सबसे बड़ी गलती हम परीक्षाओं में क्या करते हैं, हम यही नहीं देखते हैं कि वहां पर सही लिखा है कि गलत लिखा है, बस इसीलिए हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलो। तो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो क्या ये कथन सही है? चलिए देख लेते हैं ये कथन सही है कि नहीं है। यहां पर केवल एक जो है ये कथन बस सही है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश को नहीं देते इस्तीफा। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य विधानसभा में विश्वास मत से पहले ही इस्तीफा दे दिया। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्देशन में होने वाले फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद लिया गया। किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना इस्तीफा देता है, ना कि उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, अच्छा, लेकिन राज्यपाल जो होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है भाई? तो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, तो बता दिया भैया इतनी इतनी तारीख को, फला फला तारीख को राज्यपाल की शपथ करवानी है। क्या करवानी है? राज्यपाल की शपथ करवानी है। तो भैया रातों रात वहां से CJI जो है, मतलब उस राज्य के जो चीफ जस्टिस हैं, वो भोपाल पहुंचेंगे और अगले दिन कार्यक्रम में वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति विस्तारित हवाई लक्ष्य विमान का नाम बताइए जिसका ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। ध्रुव, अभ्यास, पृथ्वी या फिर सागर। करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है बी। क्या है? बी है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है अभ्यास। क्या है? अभ्यास। याद रखें अभ्यास क्या है, देख लेते हैं अभ्यास के बारे में। तो भारत ने ओडिशा तट के उच्च गति विस्तारित हवाई लक्ष्य विमान अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति विस्तारित हवाई लक्ष्य विमान अभ्यास का ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक इसका क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है। तो चांदीपुर वाली याद रखिए, यहीं से मैक्सिमम परीक्षण होते हैं। बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज ने विश्वविद्यालय में भारत केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की। BUFS किस देश में स्थित है? तो ये BUFS जो है कहां पर अवस्थित है? ये अवस्थित है ए, यानी कि कहां पर? दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में। कहां पर? साउथ कोरिया में। ठीक है, चलिए। तो बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज ने विश्वविद्यालय में भारत केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की है। बुसान विश्वविद्यालय में भारत से संबंधित कार्यक्रमों के लिए सेंटर केंद्र बिंदु होगा। यह विश्वविद्यालय के साथ अकादमिक और सांस्कृतिक सहयोग को भी मजबूती प्रदान करेगा। तो ये थे प्यारे साथियों हमारे आज के परफेक्ट 14 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ
कि आपको ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आप जो हैं इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।